नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, से विवर्गीय प्रबंध की क्रिया का वह भाग है जो मानव शक्ति का अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपभोग से संबंध रखता है। तो ये कौन सा है? तो डेल डेयोर हैं कि जॉर्ज टेरी हैं कि एएलएफ ब्रेच हैं या हेस्टिंग है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डेल डियोडार का है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, से विवर्गीय प्रबंध की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछा। श्रम एवं पूंजी एवं श्रम प्रबंध के मध्य मधुर संबंधों की स्थापना करना सही है। श्रमिकों को विकास से संबंधित प्रयास ये भी सही है। इसका कर्मचारियों को शोषण करना नहीं होता है। श्रम के साथ मानवीय के व्यवहार को महत्व देना। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औद्योगिक रोजगार अधिनियम कब आया? तो औद्योगिक अधिकार अधिनियम जो आया था वो ना तो 1957 में, ना 47 में, ना 50 में। जो औद्योगिक अधिनियम आया है उससे कुछ ही समय पहले 1948 से पहले 1946 में आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं काहे के पर्सोनल मैनेजमेंट, तो उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं एडवन बी फिलिप्पो जो हैं वो सही हैं, ना कि डेलियोडॉर, ना तो नॉर्थकॉट, ना तो एप्पले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडवन बी फिलिप्पो रिटन अ बुक्स नेम प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी संगठन संरचना सर्वाधिक प्रजातंत्री की होती है? तो प्रजातंत्र अगर किसमें होता है तो इसमें सैनिकवाद होता है और इसमें भी होता है, पर समिति में जो होती है वो ज़्यादातर प्रजातंत्रवाद होता है। इसलिए प्रजातंत्रवाद के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। निम्न में से किस संगठन संरचना में किसी कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों के अधीन काम करना पड़ता है? तो कौन सा है? तो वो हमारा कार्यात्मक संगठन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6 का सही हो जाएगा, ना कि रेखा, ना रेखा कार्मिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रबंध के विस्तार से आशय है, तो क्या आशय है? यह जो इसका मीनिंग, यह एक अच्छे संगठन में अनेक विभाग होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का प्राधिकार स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, ये तो है, पर प्रबंध के विस्तार से नहीं है। प्रत्येक अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी होना चाहिए, ये भी सही है। एक प्रबंधक केवल सीमित संख्या में कर्मचारियों को रख सकता है, ये विस्तार की बात कही जा रही है, जो चीज़ विस्तार के रूप में। तो 7 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संगठन का आशय है, संगठन का क्या आशय है ये देखिएगा। तो व्यवसाय में आवश्यक व्यक्तियों की नियुक्ति करना, ये भी उसका आशय नहीं है। व्यवसाय में नियुक्त विभिन्न व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए कार्य सौंपना नहीं। व्यक्तियों के कार्य, दायित्व, अधिकार तथा पारस्परिक संबंधों की संरचना तैयार करना, यही है होता है संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, संगठन के पद सोपान सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए? अधिकार रेखा स्पष्टता परिभाषित होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एक प्रबंध के अधीन कार्य अधिकारियों की संख्या सीमित होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, पर संगठन के पद सोपान का हिस्सा ये नहीं है। यह है प्रबंध का विस्तार, और प्रत्येक अधीनस्थ को एक ही वरिष्ठ के निर्देश होने चाहिए, ये होने चाहिए, पर इसमें नहीं, निराकरण नहीं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10, कार्यात्मक संगठन में
प्रत्येक कर्मचारी केवल एक सुपरवाइजर के अधीन होता है, बिल्कुल सही है। संगठन में कार्य प्रगति के अनुसार विभाजित किया जाता है, बिल्कुल सबसे सही है ये। अधिकार एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है, बिल्कुल नहीं। संगठन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दक्षता के अनुसार विभाजित होता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर वो सही हो जाएगा। मानव शक्ति नियोजन का महत्व है, तो कौन सा है? प्रभावपूर्ण भर्ती नीति का आधार भी होना चाहिए, श्रम एवं पूंजी में समन्वय स्थापित करना चाहिए, उत्पादन लागतों में कमी भी होना चाहिए। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रबंध के नियुक्ति प्रकार की क्रियाओं में शामिल नहीं है, यहाँ पे पूछा पहले ही गया है क्या चीज़ कि नहीं है। कौन सा? योग्य कर्मचारियों को चयन करना होता है, कर्मचारियों को वेतन देना, ये एक प्रबंध के नियुक्ति से संबंधित नहीं होता है क्योंकि नियुक्ति की बात कर रहा है। कार्यों का मूल्यांकन करना, सेवाकीय नीति का निर्धारण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भर्ती के बाह्य स्रोत नहीं हैं, तो कौन से नहीं हैं? बाह्य स्रोत वर्तमान कर्मचारियों के मित्र रिश्तेदार भी बाहर के होते हैं, भूतपूर्व कर्मचारी भी हो जाते हैं, और विज्ञापन। पर जो प्रमोशन होता है वो एक इंटरनल होता है, और यहाँ पर पूछा गया है नहीं, और नहीं मतलब यही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किसी संस्था में चुनावी प्रक्रिया के आवश्यक नियम हैं, मतलब किसी संस्था में अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक नियम क्या है? सरकारी अधिनियमों का पालन करे, रिक्त स्थानों के अनुसार नियुक्ति हो और न्यूनतम योग्यता निश्चित हो। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अपने ही संस्थानों में प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने नहीं की है? मतलब ऐसा कौन सा उद्योगपति है जो अपने ही किसी उद्योगपति ने नहीं की है? तो टाटा ने तो किया है, और डालमिया और बिरला ने भी किया है, पर जो है मोदी ने नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 15 का बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पदोन्नति में राइट्स भी बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, इसलिए 16 के ऑप्शन सभी सही हैं, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कर्मचारी पर ऋणात्मक प्रभाव नहीं होता है, मतलब किसका निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है? तो छटनी का तो वास्तव में पड़ता है, निलंबन का भी होता है, डिमोशन का, पर सेवानिवृत्ति का नहीं होता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि एक आफ्टर समय के बाद सभी का रिटायरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उत्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक कार्य से दूसरे कार्य पर होता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्थानांतरण उत्पादन की आवश्यकता है, तो इसलिए ये उत्पादन स्थानांतरण ही होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कार्य मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो क्लासिफिकेशन भी है, फैक्टर्स भी है, और सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, श्रेणी विभाजन विधि किससे संबंधित है? तो वो सदैव हमने बताया है कि कार्य के मूल्यांकन से है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। योग्यता अंकन के लाभ कौन कौन से हैं? तो योग्य कर्मचारियों को पता भी लगाना, कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों में डिफरेंट भी करना, पारिश्रमिक दिनों का निर्धारण भी करना उसी आधार पर, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 22, गुणोत्तर सीरीज में अंकन विधि के अंतर्गत प्रयोग किया जाने वाला फार्मूला कौन सा है? तो वो n(n-1/2) होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो 22 का सही हो जाएगा। 23 पे चलते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा
प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? तो वो जो दिया है वो विक्टर वरुण ने दिया गया है। और आवश्यकता का अनुसार मैस्लो ने दिया है। एक्स वाई का सिद्धांत मैग्रेनर ने दिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। हजबर्ग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अभिप्रेरणा का कारक नहीं है जिससे मोटिवेट नहीं मिलता? तो मोटिवेट सैलरी से तो मिलता है, कार्यदशाएं से मिलता है, और नहीं पूछा गया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो बचा 21 का ओनली ऑप्शन नंबर ए। 25 नेक्स्ट है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 5 भागों में बांटा है आवश्यकता का सिद्धांत, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्ष्य एक्स सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं करना चाहते हैं, व्यक्ति हमेशा उत्तरदायित्व से बचना चाहते, बिल्कुल। कर्मचारियों के कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, रुचि नहीं होती है। कार्य कराने के लिए भय दिखाना पड़ता है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अभिप्रेरणा हमारे मन से सोचते हैं तो मनोवैज्ञानिक हो गया। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो उसका एक भाग नहीं, ये भी हो सकता है। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण तथा परिणाम दोनों होंगे, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 28 कौन सी विशेषता कार्यानुसार मजदूरी मतलब वर्क अनुसार लेबर पद्धति की नहीं है? जहाँ पे काम करोगे वहाँ से छुट्टियों से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, इसलिए ये रह होगा ही नहीं और नहीं है। इसका समसंग विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें नौकरी स्थिर एवं सुरक्षित रहती है, तो 28 में यही हो जाएगा सी, इसमें सुरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। और कठोर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार बोनस की अधिकतम राशि कितनी होनी चाहिए? तो बोनस की जो अधिकतम राशि है वो 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त संस्था के लाभ में पूर्व निश्चित अंश देने को तत्पर होते हैं? तो किस में होते हैं? वो लाभ सहभागिता में होते हैं, तो इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 31 का आनुषंगिक लाभों पर किए जाने वाले व्यय नियोक्ता के लिए होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो केवल लेबर की कॉस्ट बढ़ाते हैं, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। परिवेदना से आशय है, परिवेदना 32, परिवेदना से क्या आशय है? तो परिवेदना में दूसरों के कष्ट से भी नहीं, आत्मसात से भी, पारिवारिक कष्ट से भी नहीं। तो परिवेदना होती है सदैव शिकायत को सॉल्यूशन करने के लिए, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। एक आदर्श परिवेदना पद्धति को स्वीकार किया गया, कब किया गया? तो ये 1958 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो सामाजिक बीमा, सेवा, सहायता सभी को शामिल किया गया है, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1 साल पहले रोजगार के बाद में आया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू मी। ये हमारे इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन थे। अगले चैप्टर में हम इसकी आगे की श्रृंखला जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।